नमस्कार। आरपीएससी ज्ञान अब जुड़ गए हैं ओन गुरु के साथ। ओन गुरु लाया है आपके लिए बेहतरीन तोहफा। जी हाँ, अब एसएससी की तैयारी करना हुआ और भी आसान। ओन गुरु आपको दे रहा है सिर्फ 9 रुपए में 175 सेक्शनल टेस्ट पेपर्स एंड 3 मॉक टेस्ट पेपर्स। सिर्फ ये 4 सिंपल स्टेप्स फॉलो करें। डाउनलोड ओन गुरु ऐप, अप्लाई दिस कूपन कोड, click on pay you money and pay ₹9 via mode of your choice and enjoy the test series for 1 week. हेलो फ्रेंड्स। सो आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। हम कंटिन्यू करेंगे हमारा जो चैप्टर था बायोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन का। हमने पढ़ा था कि किस तरह से जो बायोडाइवर्सिटी का लॉस है वो हो रहा है और उसकी कंजर्वेशन की हमें क्यों ज़रूरत है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो है वो कैसे होता है। तो जैव विविधता की क्षति जो लॉस है, ये बहुत ज़्यादा जो है अब तक बहुत बार ऐसा हो चुका है कि स्पीशीज़ जो है उनका एक्सटिंक्शन हो चुका है और न्यू स्पीशीज़ जो है वो बनती रहती है। लेकिन अभी जो फ़िलहाल का जो समय है, ये 6th टाइम है जब स्पीशीज़ एक्सटिंक्शन जो है वो चल रहा है। इससे पहले 5 बार ऐसा पहले हो चुका है कि पूरी की पूरी जो स्पीशीज़ हैं वो समूल जो है नष्ट हो चुकी है। जैसे फॉसिल जो हम देखते हैं, तो वो स्पीशीज़ कभी यहाँ रहती थी और अब जो है न्यू स्पीशीज़ है उनकी जगह। तो जो IUCN की लाल सूची है 2004 की, उसके साक्ष्यों के अनुसार पिछले 500 वर्षों में 784 जातियाँ जो है वो विलुप्त हो गई हैं। उनमें से क्या है, 338 कशेरुकी की हैं, 359 जो है वो अकशेरुकी हैं और 87 जो है पादप जातियाँ जो है वो विलुप्त हो चुकी हैं लास्ट 5,500 सालों में। सो जैसे जैसे मानव जो है उसने अपने आवास बनाए दूसरे जो आइलैंड्स वगैरह है वहाँ पे, तो वहाँ की जो स्पीशीज़ हैं, तो मोस्टली जो कंट्रीब्यूशन है इनकी एक्सटिंक्शन में, चाहे वो प्लांट स्पीशीज़ हो चाहे वो एनिमल स्पीशीज़ हो, वो ह्यूमन का है। तो वो अपना जहाँ आवास बनाएगा वहाँ कुछ ना कोई स्पीशीज़ जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी। तो वो किस तरह एक्सटिंक्ट होती है वो हम देखेंगे आगे। सो यहाँ पे क्या है कि जैसे कि मॉरिशस में जो डोडो है, एक पक्षी था, ये एक्सटिंक्ट हो चुका है। अफ्रीका में क्वेगा क्वेगा जो है एक ज़ीब्रा की प्रजाति है, जो कि स्ट्राइपलेस ज़ीब्रा होता था, ये भी एक्सटिंक्ट हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया की थाइलेसिन, ये एक कार्निवोर था एनिमल और ये भी एक्सटिंक्ट हो चुका है, थाइलेसिन। और रूस की स्टेलर समुद्री गाय और बाली, जावा और कैस्पियन के बाघ जो है, ये इनकी बाघ की 3 उपजातियाँ इसमें शामिल है जो अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, यानी यहाँ पे ये नहीं पाई जाती हैं। सो पिछले 20 सालों में 27 जातियाँ जो है वो विलुप्त हो गई है। अगर हम देखें तो यहाँ क्या है कि सिर्फ जातियाँ या वर्गों के विलोपन जो है वो रैंडम नहीं है। जैसे कि उभयचर समूह जो है वो विलुप्त ज़्यादा होते हैं, उनकी जो वनरेबिलिटी है वो ज़्यादा है एक्सटिंक्शन की। सो यहाँ पे विश्व में 15,500 से भी ज़्यादा जो जातियाँ हैं वो विलुप्त होने के कगार पर हैं एट प्रेजेंट। वो तो विलुप्त हो चुके हैं और इतनी जो है अभी दे आर फेसिंग द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। सो प्रेजेंटली 12% जो बर्ड्स हैं, 23% मैमल्स हैं, ऑल टाइप मैमल स्पीशीज़, और 32% जो है उभयचर यानी एम्फीबियन स्पीशीज़, और 31% जो आवृतबीजी हैं, जिम्नोस्पर्म स्पीशीज़ हैं, ये जो है एक्सटिंक्शन के कगार पे हैं, यानी विलुप्त होने के कगार पे है ये। सो फॉसिल से हमें पता चलता है कि ऐसे ही बहुत सारी जो स्पीशीज़ हैं जो कभी प्रेजेंट थी और अभी एक्सटिंक्ट हो चुकी है, हमने देखा था। तो अभी जो है विलोपन की जो गति है वो 100 से 1000 गुना अधिक तीव्र आंकी गई है। सो अभी क्या होगा कि ये जो है पहले जो एक्सटिंक्शन हुआ था उसको बहुत टाइम लगा था, जो 5 बार एक्सटिंक्शन हो चुका है। अब जो छठा फेज़ चल रहा है इसमें एक्सटिंक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो रहा है। तो अगर इसी तरह से ये जो एक्सप्लॉयटेशन जो है चलता रहा, तो अर्थ की आधे से ज़्यादा स्पीशीज़ जो हैं वो 100 सालों के अंदर ही जो है वो विलुप्त हो सकती हैं, विलुप्त हो जाएंगी। तो इन जनरल जो बायोडाइवर्सिटी है उसके बहुत सारे नुकसान होते हैं, जैसे कि पादप उत्पादकता है वो घट जाती है, और उसके अलावा जो पर्यावरणीय समस्याओं जैसे सूखा आदि के प्रति प्रतिरोध जो है उसमें कमी आती है। उसके अलावा तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो है कि कुछ पारितंत्र की प्रक्रियाओं जैसे पादप उत्पादकता, जल उपयोग, पीड़क और रोग चक्रों की परिवर्तनशीलता जो है वो बढ़ जाती है। तो इसलिए बायोडाइवर्सिटी लॉस जो है वो रोका जाना चाहिए। अब इसके कारण क्या है, जो बायोडाइवर्सिटी के कॉजेज़ क्या है, तो इसके लिए जो है 4 कारण दिए गए हैं, मुख्य रूप से 4 कारक हैं जिसकी वजह से ये जैव विविधता जो है वो
उसकी क्षति हो रही। पहला कारण है आवासीय क्षति या तथा विखंडन, यानी हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। हैबिटेट लॉस जैसे जैसे बाकी के जैसे कि ह्यूमन है, तो उन्होंने जो ऐसे एरियाज़ जो पहले इनहेबिटेड थे वहाँ के, यानी वहाँ पे मानव जो है नहीं था और वहाँ चले गए, और उसके बाद जो है स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो गई। इसके अलावा भी जो है बहुत सारी इम्पॉर्टेंट कॉजेज़ है जो एनिमल और प्लांट एक्सटिंक्शन को बढ़ाती है। तो यहाँ पे कि एक समय में वर्षा वन में जो है ये 14% जो है अर्थ का लैंड एरिया जो है ये यूज़ करते थे, यानी इतने लैंड एरिया पे 14% पे जो है वर्षा वन थे। लेकिन अब ये घटकर कितना हो गया है, सिर्फ 6% रह गया है। सो ये अब 6% से भी जो है मतलब ज़्यादा एरिया नहीं है अब इसके, 14 से 6% पे आ गई है। तो ये क्या हुआ कि ये डिस्ट्रॉय हुआ है बहुत जल्दी। तो यहाँ पे जो अमेज़ॉन वर्षा वन है, जिसे हम ये बहुत इतने विशाल है कि इनको पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है, तो लंग्स ऑफ प्लैनेट कहा जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारी मिलियन ऑफ स्पीशीज़ हैं, लेकिन ये जो है एक्सटिंक्ट हो गई या वहाँ से जो है नष्ट हो गई, क्योंकि वहाँ पे सोयाबीन की खेती और जानवरों के चारागाहों को के लिए काट कर इनको साफ़ कर दिया गया। तो इस तरह से जो है इसके अलावा भी जो है लॉस होता है जब आग लग जाती है जंगलों में, जैसे अभी लगी थी रिसेंटली, अमेज़ॉन फॉरेस्ट में भी लगी थी, ऑस्ट्रेलिया के फॉरेस्ट में भी लगी थी। तो ऐसी घटनाओं से भी जो है स्पीशीज़ जो है उनको लॉस होता है, जंगल साफ़ हो जाते हैं और जो उनमें रहने वाले जानवर हैं वो जल के मर जाते हैं। तो क्या पता कि ऐसी एक स्पीशीज़ वहीं रहती हो और उसके सारे जानवर मर गए हो। तो इस तरह से जो है लॉस हो सकता है। अब क्या है कि इसके अलावा जो आवासीय क्षति के अलावा जो है प्रदूषण के कारण भी जो है आवासन में खंडन यानी फ्रेगमेंटेशन हुआ है, जिससे बहुत सारी जातियों के जीवन को जो है खतरा उत्पन्न हो जाता है। तो जो टोटल लॉस है, इसके अलावा जो डिग्रेडेशन है हैबिटेट्स का बाय पॉल्यूशन, ये भी जो है इसको अफेक्ट करता है। यहाँ जो स्मॉल फ्रेगमेंट्स में जो हैबिटेट है वो ब्रोक कर दिए जाते हैं ड्यू टू वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़। मैमल्स एंड बर्ड्स रिक्वायर लार्ज टेरिटरीज एंड यहाँ पे स्तनधारी और पक्षियों को अधिक आवास चाहिए, तथा प्रवासी जो माइग्रेटरी एनिमल्स या बर्ड्स हैं उनको भी स्वभाव वाले कुछ प्राणी बुरी तरह यहाँ पे प्रभावित होते हैं, जिससे समशिष्ट पॉपुलेशन में जो है वो कमी आती है। अब दूसरा रीज़न जो है वो है ओवर एक्सप्लॉयटेशन यानी अति दोहन। तो मानव हमेशा भोजन और आवास के लिए जो है प्रकृति पर निर्भर करता है, तो इसकी वजह से जो उसकी नीड है वो ग्रीड में टर्न हो गई है। इसी लालच की वजह से जो है ओवर एक्सप्लॉयटेशन जो है प्राकृतिक संपदा का वो शुरू हो गया है। तो अति दोहन से पिछले 500 वर्षों में बहुत सी जातियाँ जैसे स्ट्रीलर, समुद्री गाय, पैसेंजर कबूतर, ये विलुप्त हो गए। इसके अलावा बहुत सारी समुद्री मछलियाँ भी जो है यहाँ पे जनसंख्या शिकार के कारण कम हो गई है, जिसके कारण व्यावसायिक महत्व की जो जातियाँ हैं वो खतरे में हैं। अब ओवर एक्सप्लॉयटेशन के बाद है एलियन स्पीशीज़ इन्वेजन यानी विदेशी जातियों का आक्रमण। तो ऐसी स्पीशीज़ जो है वो इंट्रोड्यूस कर दी जाती हैं या तो अनजाने या फिर जानबूझकर, और ये स्पीशीज़ जो है वो वहाँ रहने वाली स्पीशीज़ को जो है आउटनंबर कर देती हैं और रैपिडली ग्रो होती हैं। जैसे कि बहुत उनकी जो स्थानिक जातियाँ उनमें कमी या फिर विलुप्ति का कारण बन जाती है ये। जैसे कि जब नील नदी में जो है मछली नाइल पर्च डाली गई थी, तो वहाँ जो विक्टोरिया झील उसमें डाला गया था, तब वहाँ रहने वाली जो मछलियाँ थी, उनके जो सिचलिड मछलियाँ हैं, उनकी 200 से ज़्यादा स्पीशीज़ जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो गई वहाँ से। इसी तरह से जो गाजर घास है, पार्थेनियम है, लेटेना है, हाइसिंथ है, आर्कीनिया, ये बहुत ज़्यादा जो है हाईली एग्रेसिव वीड्स हैं ये, और ये पर्यावरण को होने वाली क्षति और हमारी देशज जातियों के लिए पैदा हुए खतरे को जो है हम अच्छे तरह से जानते हैं। ये हाइकिन्थ जो है ये जो लेक्स वगैरह है उसमें मिल जाएंगी, और जो इंडिजीनियस स्पीशीज़ है उनके लिए ये नुकसानदायक होती है। उसी तरह से जो अफ्रीकन कैटफिश है उसको जब इंट्रोड्यूस किया गया था, तो कैलेरियस गैरीपाइनस, ये जो इनको जब नदियों में लाया गया, तो इसकी वजह से जो इंडिजीनियस कैटफिश है हमारी रिवर में, उनकी स्पीशीज़ को यहाँ पे थ्रेट जो है वो मिला है, उनके लिए ये बहुत नुकसानदायक है। तो इसलिए जो एलियन स्पीशीज़ हैं उनका इन्वेजन भी जो है वो एक्सटिंक्शन में रोल प्ले कर सकता है। चौथा है सहविलुप्तता यानी को एक्सटिंक्शंस। सहविलुप्तता यानी एक अगर स्पीशीज़ जो है वो विलुप्त हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई, तो उस पर डिपेंडेंट बाकी के जो प्लांट और एनिमल स्पीशीज़ है जो ऑब्लिगेटरी वे में उससे जुड़े हुए हैं, वो भी उसके साथ साथ ही एक्सटिंक्ट हो जाएंगे।
जैसे डोडो है, तो डोडो जब एक्सटिंक्ट हुआ तो उससे रिलेटेड जो एक और पेड़ था वो भी वहाँ से जो है एक्सटिंक्ट हो गया, क्योंकि उसके बीज ऐसे थे कि जब डोडो जो पक्षी है उसको खाता था तो उसके जो हार्ड कवरिंग थी वो उसके पेट में ही जो है हट सकती थी, और उसकी वजह से अब डोडो नहीं रहे तो उस प्लांट की जो है जर्मिनेशन की प्रॉब्लम हो गई और इसलिए वो भी एक्सटिंक्ट हो गए। तो ये है को एक्सटिंक्शन का जो है एग्जाम्पल है कि एक जो है जाति विलुप्त हो जाए तब उस पर आधारित दूसरी जातु जंतु और पादप जातियाँ भी विलुप्त होने लगती हैं। जब एक परपोषी मत से जाति विलुप्त हो जाती तो उसके विशिष्ट परजीवी भी जो है उनको भी एक्सटिंक्शन जो है वो फेस करना पड़ता है। जैसे कि दूसरा उदाहरण है विकसित को इवॉल्व परागकर्णी पॉलिनेटर सबकारिता म्यूचुअलिज्म है का है, जहाँ पे एक पादप के विलोपन से दूसरे यानी कीट का विलोपन भी जो है वो निश्चित रूप से होता है। अब बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन जो है कि हमको क्यों करना चाहिए, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व क्यों करना चाहिए। जैव विविधता को क्यों संरक्षित करना चाहिए हमें, क्योंकि इसके जो बहुत से स्पष्ट और अस्पष्ट कारण हो सकते हैं कि ये जो है इसको हम 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं कि उपयोगी, संकीर्णतः उपयोगी यानी नैरोली यूटिलिटेरियन, दूसरा है व्यापक रूप से स्वार्थ उपयोगी यानी ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, और तीसरा है नैतिक यानी एथिकल। सो इन कारणों से हम जो है बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं, करना चाहिए हमको। तो जो जैव विविधता के संरक्षण के लिए संकीर्ण रूप से उपयोगी तर्क है वो स्पष्ट है कि जैसे मानव है उसको बहुत सारी जो चीज़ें हैं, इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो है वो मिलते हैं नेचर से, जैसे कि फूड के रूप में सीरियल पल्सेस फ्रूट्स वगैरह, लकड़ी जो है फायरवुड और फाइबर, और कंस्ट्रक्शन के लिए मटेरियल वगैरह, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जैसे कि टैनिन, लुब्रिकेंट्स, डाइज, रेजिन, परफ्यूम्स, ये सब हमको जो है इनसे मिलते हैं। और ये उसके अलावा जो मेडिसिनल इम्पॉर्टेंस के प्रोडक्ट्स हैं वो भी यहाँ से हमको मिलते हैं। तो अब जो वर्ल्ड मार्केट है उसमें जो मेडिसिन जो बिक रही हैं, जो ड्रग्स बिक रही हैं, उसमें 25% जो है वो औषधियाँ हमको पेड़ों से मिलती हैं। और इसके अलावा अभी जो है ऐसी बहुत सारी जो स्पीशीज़ है जो डिस्कवर करना बाकी है, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वहाँ पे, जो हमको पता नहीं है कि इनकी क्या मेडिकल जो है ऐसी स्पीशीज़ अभी तक खोजी नहीं गई है जो मेडिसिनली जो है इम्पॉर्टेंट हो। तो इसलिए हमको बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमको ही फ़ायदा है। 25,000 से अधिक पादप जातियाँ विश्व के लोगों द्वारा जो है पारंपरिक दवाइयाँ बनाने के लिए उपयोग हो रही हैं। जैसे हम भी इंडिया में जो है टर्मरिक का उपयोग करते हैं, जिंजर का उपयोग करते हैं, नीम का उपयोग करते हैं, और भी बहुत सारी जो हर्ब्स हैं जिनका हम उपयोग करते हैं मेडिसिनल रूप में, घरेलू जो नुस्खे होते हैं उनमें। यहाँ विश्व में जो है 25,000 से अधिक पादप जातियाँ हैं। किसी को ज्ञात नहीं है कि नए औषधि महत्व के पादपों की उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में खोज होना भी शेष है। तो इनका लाभ हम तभी उठा सकते हैं जब ये कंजर्व रहेंगे, जब ये बचे रहेंगे, और जब ये बचे रहेंगे तभी हम इनको खोज पाएंगे और इनको जो है डिस्क्राइब कर पाएंगे कि ये किस तरह से हमको काम में आ सकते हैं। ये यदि अधिक से अधिक संसाधनों का जैविक अन्वेषण यानी आत्म महत्व के उत्पादों आणविक, अनुवांशिक तथा जाति स्तर पर किया जाए, तो अब व्यापक रूप से उपयोग संबंधी तर्क कहता है कि प्रकृति द्वारा प्रदान की गई जैव विविधता की अनेक पारितंत्रिक सेवाओं में जो है मुख्य भूमिका होती है यहाँ पे। जैसे कि अमेजॉन फॉरेस्ट जो है वो 20% जो है टोटल ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में बाय फोटोसिंथेसिस। 20% ऑक्सीजन का संश्लेषण करते हैं ये। और इसके अलावा जो पॉलिनेशन है उसमें भी ये काम आते हैं, जो परागकण है उसके लिए, जिसके बिना पौधे जो है फल या बीज नहीं दे सकते। तो ये पारितंत्र की दूसरी सेवा है। पहला है ऑक्सीजन दे रहे हैं हमको, दूसरा है परागकण। तो परागकण कार्यों जैसे मधुमक्खियों, गुंज मक्षिका यानी बम्बल बी, पक्षी चमगादड़ द्वारा की जाती है। तो अगर इनका जो है हैबिटेट ही नहीं रहेगा तो ये कैसे रहेंगे, और ये नहीं रहेंगे तो पॉलिनेशन नहीं होगा, पॉलिनेशन नहीं होगा तो हमको फूड नहीं मिलेगा, इवेंचुअली जो है बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। इसलिए अभी हमको जो है इनको बचाना चाहिए। उसके अलावा जैव विविधता संरक्षण के जो नैतिक तर्क है उसके संबंध में पृथ्वी ग्रह पर उपस्थित उन लाखों जंतुओं, पादप और सूक्ष्म जीव जातियों से जिनके साथ हम रहते हैं। तो फिलोसॉफिकली या फिर स्पिरिचुअली हम देखें तो हमको जो है इनकी ज़रूरत होती है बहुत ज़्यादा। जैसे कि फूल वगैरह अगर खिले हों तो हमको आनंद की अनुभूति होती है कि हाँ इतने सुंदर फूल हमको देखने के लिए मिले हैं, चिड़ियों की चहचहाहट वगैरह, तो ये बहुत जो रिलैक्सिंग होता है।
तो नैतिक जिम्मेदारी है हमारी कि इनको हम बचाएं, इनको इतना नुकसान ना पहुंचाएं। सो ये हमारी जो है मॉरल ड्यूटी है। अब जैव विविधता को हम कैसे संरक्षित कर सकते हैं, तो इसके दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है एक्स सीटू और दूसरा होता है इन सीटू। सो जब हम पूरे संपूर्ण पारित तंत्र को सुरक्षित रखते हैं या उसको संरक्षित करते हैं, तो उसकी पूरी जो जैव विविधता है सभी स्तरों पर संरक्षित और सुरक्षित हो जाती है अपने आप ही। सो ये जैसे कि टाइगर को हमने सेव किया, टाइगर को हमने बचाने की कोशिश की, तो हम उसके आसपास का जो वातावरण है उसको भी जाहिर सी बात है कि उसको भी हम बचाएंगे। तो उसकी वजह से, एक टाइगर की वजह से पूरा एंटायर फॉरेस्ट जो है, उसमें रहने वाले एनिमल्स वगैरह, उसमें रहने वाले प्लांट्स वगैरह जो हैं वो सारे जो है इसके अंडर आ जाएंगे। सो यहाँ पे एक स्वस्थान है यानी इन सीटू, यानी जिस स्थान पर वो है वहीं पे उसको कंजर्वेशन दे देना, वो होता है ऑन साइट। इन सीटू, ठीक है, जैसे कि जंगल है तो जंगल में ही उसको संरक्षण दे देना, तो वो इन सीटू हो जाएगा। और एक्स सीटू होता है यानी बाह्य स्थान है, यानी वहाँ से उस स्पीशीज़ को ले जाके और किसी और जगह जो है उसको संरक्षण देना, वो होता है एक्स सीटू, ऑफ साइट कंजर्वेशन, जिसमें अर्जेंटली जो है मेजर्स लिए जाते हैं टू सेव द स्पीशीज़ फ्रॉम इट्स एक्सटिंक्शन। जो वेरी हाई रिस्क वाली स्पीशीज़ जो होती, जो हाईली वनरेबल स्पीशीज़ है, उनको इस तरह से जो है कंजर्व किया जाता है। तो इन सीटू कंजर्वेशन यानी स्वस्थानिक कंजर्वेशन में क्या होता है, यहाँ पे जो इसमें क्या होता है कि जो जगह है वहीं पे उसको, उस एनिमल या उस प्लांट को जो है वहीं रखा जाता है और वहीं पे जो है उसको कंजर्वेशन दिया जाता है, उसको जो है बचाया जाता है वहीं पे। सो यहाँ पे विकास और संरक्षण के बीच टकराव का सामना करते हुए भी बहुत से देश जो है अपनी सारी जैव संपदा जो है उसके संरक्षण को अस्वाभाविक और आर्थिक रूप से व्यवहारिक नहीं समझते, क्योंकि एक लार्ज एरिया को प्रोटेक्ट करना जो है वो बहुत ज़्यादा, उसमें एनर्जी चाहिए, उसमें बहुत ज़्यादा जो है पावर चाहिए, मैन पावर चाहिए और पैसे चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे जो संसाधन है ये बिल्कुल भी जो है फिजिबल नहीं होता है इतना लार्जली जो है उसको मैनेज करना। सो जितने संरक्षण के साधन उपलब्ध हैं उससे उसे सभी विलोपन से बचाने के लिए जितनी जातियाँ हैं उनको बचाना तो जो है वो दूर की बात है, क्योंकि रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है हमारे पास। हम उनको लिमिटेड रिसोर्सेज को अनलिमिटेड जो डाइवर्सिटी है, स्पीशीज़ है, उनको हम नहीं बचा सकते हैं, तो ये थोड़ा फिजिबल नहीं होता है। सो भूमंडलीय स्तर पर यहाँ पे समस्या को कुछ श्रेष्ठ संरक्षणवादियों के द्वारा जो है ध्यान आकर्षित किया गया। इनमें जो जैविक हॉटस्पॉट ये पहचाने जाते हैं और वो जो हॉटस्पॉट होते हैं फिर उनको जो है कंजर्वेशन दिया जाता है। जैसे कि हमारे इंडिया में भी जो है हॉटस्पॉट है, वेस्टर्न घाट्स हैं और ईस्टर्न हिमालयाज़ हैं। सो इस तरह से हॉटस्पॉट बनाए जाते हैं। तो ये जैविक विविधता जो हॉटस्पॉट के क्षेत्र होते हैं वहाँ पर जातीय समृद्धि बहुत अधिक हो और उच्च स्थानिक यानी एंडेमिज्म होता है, तो जातियाँ अन्य स्थानों पर नहीं होती हैं। जो सर्वप्रथम 25 जैव विविधता हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए थे, अब इसके अलावा 9 और किए गए थे, तो टोटल जो है 34 हॉटस्पॉट हो गए, बायोडाइवर्सिटी वाले हॉटस्पॉट्स। और इंडिया में जो है 3 हॉटस्पॉट हैं, पश्चिमी घाट, श्रीलंका, इंडो बर्मीज़ जो रीजन है वहाँ पे, और हिमालय। तो हमारे देश को असाधारण रूप से उच्च जैव विविधता को ये दर्शाते हैं। सो हॉटस्पॉट जो है टोटल जो वर्ल्ड है उसका सिर्फ 2% से भी जो है कम है ये एरिया बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो स्पीशीज़ जो डाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा है, वो हाईली डाइवर्स है ये। सो यहाँ पे इन हॉटस्पॉट की विशेष सुरक्षा द्वारा विलोपन की दर को जो है 30% तक जो है वो कम किया जा सकता है, यानी एक्सटिंक्शन की रेट को जो है वो ऑलमोस्ट 30% से कम किया जा सकता है अगर हम इन हॉटस्पॉट को ही जो है प्रोटेक्शन दे लें। तो यहाँ भारत में जो पारिस्थितिक अद्वितीय और जैव विविधता समृद्ध क्षेत्रों को राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य जीव अभ्यारण्यों और जीव मंडल आरक्षितियों यानी बायोस्फीयर रिजर्व्स के रूप में जो है कानूनी सुरक्षा दी गई है। हमारे यहाँ जो है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के जो है लॉज बने हैं, रूल्स बने हैं। तो इंडिया में टोटल 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, 14 जो है जीव मंडल संरक्षित क्षेत्र हैं, 90 नेशनल पार्क हैं, 448 जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। सो भारत में प्राकृतिक और धार्मिक परंपरा का इतिहास है। यहाँ पे जो है प्रकृति की रक्षा करने पे जो है एम्फोसिस देता है, जो रिलीजियस और कल्चरल ट्रेडिशंस है इंडिया की। तो ऐसी जो बहुत सारी कल्चर्स में जो है
वनों के जो अलग भूभाग छोड़े जाते थे, तो इन्हीं भूभागों को हम जो है सेक्रेड ग्रूव्स कहते हैं। और यहाँ पे सभी पौधों तथा वन्य जीवों की पूजा की जाती थी। तो ये पवित्र उपवन है या तो ये पाए जाते हैं आश्रय मेघालय की खासी और जयंतिया पहाड़ियों में है, राजस्थान की जो अरावली है वहाँ पे, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट और मध्य प्रदेश की सरगुजा चंदा बस्तर क्षेत्र, और मेघालय के पवित्र उपवन बहुत सी दुर्लभ संकटोत्पन्न पादपों की अंतिम शरण स्थली है। तो सेक्रेड ग्रूव्स जो है वो कल्चरल और रिलीजियस ली जो है मेंटेन किए जाते हैं। और तो यहाँ जो है पेड़ों को काटना और एनिमल्स को मारना जो है वो प्रोहिबिटेड रहता है। दूसरा है बाह्य स्थानीय यानी एक्सिट टू संरक्षण। तो ये अप्रोच जो है जो थ्रेटेंड एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं उनको जो है उनके नेचुरल हैबिटेट से जो है और जगह से उनको लेके जाया जाता है वहाँ से, और एक स्पेशल गिवन जो है प्रोटेक्ट एरिया में जो है उनको सावधानीपूर्वक संरक्षित किया जाता है। जैसे कि जंतु उद्यान है, जूलॉजिकल पार्क्स हैं, जैसे हमारे यहाँ हिमाचल सफारी पार्क है और नाहरगढ़ है, और इस तरह से और भी हैं वनस्पति उद्यान और अन्य जीव सफारी पार्कों का यही उद्देश्य होता है कि वो इन जो एक्स सीटू कंजर्वेशन दे उन एनिमल्स और जो प्लांट्स हैं उनको। सो बॉटनिकल गार्डन्स वगैरह। सो यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स जो है वो एक्सटिंक्ट हो गए हैं वाइल्ड में, लेकिन ये जो जूलॉजिकल पार्क्स है यहाँ पे ये फिर भी पाए जाते हैं। इनको यहाँ पे अच्छे तरह से जो है प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। जो संकटोत्पन्न जातियां हैं उनको परिबद्ध घेरे में रखने के बजाय बाह्य स्थानीय संरक्षण दिया जाता है। अब संकटग्रस्त जातियों के युग्मकों को जीवित और जनन क्षम स्थिति में निम्न ताप परीक्षण यानी क्रायो प्रिजर्वेशन तकनीकों के द्वारा लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है। तो उनके जो एग्स और होते हैं और जो गेमीट्स हैं उनको प्रिजर्व करके रखा जा सकता है फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, लॉन्गर पीरियड्स थ्रू यूजिंग क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक्स। यहाँ पे फिर उनको फर्टिलाइज करा लिया जाता है, इनविट्रो फर्टिलाइजेशन हो जाता है उनका, और जो है न्यू एनिमल्स का और जो प्लांट्स हैं उनको टिश्यू कल्चर के मैथड से जो है वो उगा लिया जाता है। तो उसके अलावा जो सीड्स हैं ऑफ डिफरेंट जेनेटिक स्ट्रेन्स ऑफ कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्लांट्स, ये भी जो है लॉन्ग पीरियड तक रखे जाते हैं। सीड बैंक्स बनाए गए हैं इनके लिए बाकायदा। जैव विविधता के लिए जो है कोई राजनीतिक परिसीमा नहीं होती है, तो ये सभी राष्ट्रों का एक सामूहिक उत्तरदायित्व है। इसके लिए 92 में रियो डी जेनेरियो में हुए जैव विविधता का ऐतिहासिक सम्मेलन यानी पृथ्वी सम्मेलन में सभी राष्ट्रों का आह्वान किया गया था, और इन्होंने जो है इसके लिए संरक्षण के लिए उचित उपाय करने के अलावा जो है उनसे मिलने वाले लाभों और इस प्रकार उपयोग करें कि लाभ जो है वो दीर्घकाल तक मिले, यानी उनका जो है सस्टेनेबल यूज़ होना चाहिए। ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कन्वेंशन हुआ था द अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो में 92 में। उसके बाद जो है 2002 में हुआ था वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 2002 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन हुआ था, जिसमें 190 जो है देश इन्होंने शपथ ली थी कि सन 2010 तक ये जैव विविधता की जारी क्षति दर में जो है वैश्विक, प्रादेशिक और स्थानिक स्तर पर जो है महत्वपूर्ण कमी लाएंगे। ये चैप्टर जो है हमारा कंप्लीट हो गया है, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया चैप्टर करेंगे। तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।